नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की ये कक्षा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो पंजाब में हिंदी अध्यापक बनना चाहते हैं। उनके लिए ज्ञानम पंजाब ने विशेष रूप से निःशुल्क कक्षा चलाई है, जिसमें कि हिंदी भाषा संबंधित हम तैयारी करते हैं। हिंदी भाषा की परीक्षा को पास कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस कक्षा के साथ आप जैसे जुड़े हैं, दूसरे विद्यार्थियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इस कक्षा को अधिक से अधिक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न आपके समक्ष। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है? विकल्प आपके समक्ष हैं, चौपाई, सवेया, कुंडली या फिर कुंडलिया या फिर दोहा। तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। अगर कल को यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखित है, तो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो अब रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है? तो साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ें, समझें और उत्तर दें। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, चौपाई छंद में लिखी गई है। जो रामचरितमानस में हमें चौपाइयां देखने को मिलती है। आपने सुना भी होगा कि चौपाई है ना, रामचरितमानस की ये चौपाई है, चौपाई है। तो चौपाई छंद में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। कालिदास की रचनाओं में कौन सी रचना नाटक के रूप में मानी जाती है? एक, मेघदूत, विकल्प बी कुमार संभव, विकल्प सी रघुवंश, विकल्प डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास जी की रचनाओं में कौन सी रचना नाटक के रूप में मानी जाती है? अर्थात ये जो रचनाएं दी गई हैं सारी की सारी कालिदास जी की है, परंतु इसमें से नाटक विधा के अंतर्गत कौन सी रचना लिखी गई है? ये प्रश्न है। अच्छे से बताएं, सोचे समझे और प्रश्न का उत्तर दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही विकल्प है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? एक नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है, जो कि श्रृंगार रस पर आधारित है। तो देखें, जो हम प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न की व्याख्या भी साथ साथ कर रहे हैं। तो व्याख्या को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि व्याख्या में से भी आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखित है, एक तो प्रश्न ये बन जाता है अभिज्ञान शकुंतलम मुख्य रूप से किस रस पर आधारित है, या अभिज्ञान शकुंतलम में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न भी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस यहां पर याद रखेंगे। और अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक नाटक है। ठीक है, जो कि कालिदास जी द्वारा लिखित है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। गीतांजलि किस कवि की प्रसिद्ध काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताएंगे गीतांजलि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो इसमें से बताएंगे जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है। इसमें से सही विकल्प क्या होने वाला है? तो सही विकल्प साथियों इसमें से हमारा होगा रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प डी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा लिखित है गीतांजलि। एक काव्य संग्रह है जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह बांग्ला से हिंदी और अंग्रेजी में अनुदित है, अर्थात अनुवाद किया गया। मुख्य रूप से बांग्ला में लिखा गया था ये। ठीक है, उसके बाद गीतांजलि को हिंदी में और फिर अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। तो यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि गीतांजलि मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा की रचना है? तो बांग्ला की है और बाद में इसको अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का कौन से काल का जनक कहा जाता है? विकल्प है आदिकाल, विकल्प बी भक्ति काल, विकल्प सी रीति काल, विकल्प डी आधुनिक काल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का कौन से काल का जनक माना जाता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आशा करता हूं सबको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसका उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के कौन से काल का, तो वो काल कौन सा है? आधुनिक काल। ठीक है, भारतेंदु युग आधुनिक काल का माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी तथा आधुनिकता से परिचित करवाया लोगों को कि आधुनिक लेखन की क्या होता है। ठीक है,
कि जो लेखन में है आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, तो वो सारा का सारा इन्होंने बताया। और आधुनिक काल में ही एक युग भारतेंदु युग इनके नाम से, इनकी रचनाओं के कारण इनके नाम से भारतेंदु युग को भी आरंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साकेत किसकी रचना है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो साकेत किसकी रचना है? शाबाश। जो साथी हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं तो कक्षा को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी जरूर करें। अगर कोई विद्यार्थी इस कक्षा को बाद में देख रहा है तो भी कक्षा में, जब भी आप कक्षा को देख रहे हैं तो प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। ठीक है, आपको अवसर दिया जा रहा है अभ्यास करने का, तो इस अवसर का लाभ अवश्य लें, क्योंकि यह अभ्यास ही आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। ठीक है, तो अभ्यास से कभी भी जी ना चुराएं, हमें अभ्यास जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करना है। चलो, तो साकेत किसकी रचना है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य साकेत रामायण की एक पुनर्रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के जीवन का वर्णन किया गया है। साकेत जो है उर्मिला के जीवन पर आधारित है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, इन्होंने विशेष रूप से यह रचना इसीलिए की थी क्योंकि इतिहास में कई ऐसे पात्र थे। ठीक है, अब देखो जैसे कि मतलब माता सीता थी, है ना, तो उनके दुख की, उनकी व्यथा को तो वर्णित किया गया था। ठीक है, परंतु जो साकेत में उन्होंने उर्मिला, एक ऐसा पात्र जिसकी और किसी का ध्यान नहीं गया पूरी रामायण में, कि वो भी तो दुख, उनकी जो पीड़ा थी उसकी और तो उर्मिला की और तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। माता सीता की पीड़ा थी, परंतु वो अपने पति राम के साथ तो थी, परंतु उर्मिला तो अपने पति के साथ भी नहीं थे। तो 14 वर्ष तक उनका वियोग, उनकी पीड़ा, उसको साकेत में दिखाया गया है। चलो आगे चलेंगे। कमाइनी किस काव्य शैली में लिखी गई है? महाकाव्य, मुक्तक, गीत या खंड काव्य में? कमाइनी किस काव्य शैली में लिखी गई रचना है? हाँ जी, बताएंगे। कमाइनी किस काव्य शैली में लिखी गई रचना है? तो इसका सही विकल्प होगा हमारे पास विकल्प ए महाकाव्य। ठीक है, कमाइनी क्या है? एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है कमाइनी। ठीक है, जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों को बड़ी गहनता से, गहराई से दर्शाया गया है। ठीक है, जो एक मानव जीवन है, मानव का जीवन है, उस जीवन को बहुत ही, जीवन के जो विविध पक्ष हैं उनको बड़ी गहनता से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलो आगे चलेंगे। मेघदूत में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार, करुण, वीर या हास्य रस? मेघदूत में कौन सा रस प्रमुख रस है? हाँ जी, बताएंगे। मेघदूत में कौन सा रस प्रमुख है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या हास्य रस? तो इसका सही विकल्प होगा श्रृंगार रस। ठीक है, विकल्प इसमें से सही विकल्प है, श्रृंगार रस मेघदूत में प्रमुख रस है। मेघदूत कालिदास का श्रृंगार रस से ओतप्रोत महाकाव्य है, जिसमें यक्ष की, विरहा की व्यथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और किस रस से ओतप्रोत है? श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। चलो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निराला के किस काव्य संग्रह को उनकी प्रमुख कृति माना जाता है? विकल्प परमिल, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी सरोज स्मृति, विकल्प डी रानी केतकी। तो निराला की कौन सी रचना इसमें से है जिसको उनकी प्रमुख कृतियों में से एक माना गया है? हाँ जी, बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही विकल्प होगा सरोज स्मृति। ठीक है, तो सरोज स्मृति जो एक महाकाव्य है, जो उनकी प्रमुख कृतियों में से एक माना जाता है। निराला की सरोज स्मृति किस पर आधारित है? यह भी ध्यान दीजिए कि उनकी पुत्री सरोज पर, उनकी पुत्री जो सरोज थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके मृत्यु के वियोग में सरोज स्मृति एक कविता लिखी गई, जो कि लंबी कविता, बहुत ही लंबी कविता है। ठीक है, उसके निधन पर
बाद में लिखी गई थी और इसको मार्मिक काव्य संग्रह कहा गया है। उनकी ये प्रमुख कृतियों में से एक मानी जाती है और सबसे लंबी कविता है ये। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रिय प्रवास किस कवि की काव्य रचना है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन। प्रिय प्रवास किस की काव्य रचना है? हाँ जी बताएंगे, प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है? तो सही विकल्प इसमें से है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, विकल्प बी इसमें से सही विकल्प होगा। प्रिय प्रवास जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया है। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जीवन को इसमें दिखाया गया है। आगे चलेंगे, गोदान के लेखक कौन हैं? विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन या फिर आगे। तो इसमें से बताएंगे गोदान के लेखक कौन हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो साथी हमारे साथ बाद में इस कक्षा में जुड़े हैं तो कक्षा को लाइक करना ना भूलेगा, कक्षा में कमेंट करना ना भूलेगा और सभी विद्यार्थी अभ्यास का लाभ अवश्य लें। अगर आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, पंजाब में हिंदी अध्यापक के रूप में आपको कार्य करना है, तो उसके लिए अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं, इनका अभ्यास जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमें निपुणता प्राप्त नहीं होगी, हम इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे और हमारा लक्ष्य हमसे दूर चला जाएगा, हम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है अवसर बहुत कम मिलता है। ऐसा अवसर पंजाब में तो आपको पता है जो पोस्ट है, वैकेंसी है, बहुत ही देर बाद यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो ये आपको लाभ मिला है तो इसका लाभ जरूर लें, जल्द ही आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तो बताएंगे गोदान के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें भारतीय किसानों की समस्याएं और उनकी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो गोदान में क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें कि उनकी किसान वर्ग है, किसान वर्ग की समस्याएं, उनका जीवन दिखाया गया है। उनका जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की समस्याओं को उनको किस प्रकार की समस्याओं से दैनिक जूझना पड़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर या विकल्प डी महादेवी वर्मा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कौन सी रचना, आपको देखो तैयारी कैसे करनी है मास्टर कैडर की। मास्टर कैडर की तैयारी करने के लिए पहले आप कवि का पूरा जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, जन्म, ठीक है, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की हैं और उनकी जो रचनाएं हैं कब कब लिखी गई हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यही से आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज्यादातर प्रश्न जो है रचनाओं से संबंधित ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो बताएंगे किसकी रचना है कुरुक्षेत्र? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की ये एक रचना है जिसको महाकाव्य कहा जाता है, जो कि महाभारत के युद्ध पर आधारित रचना है कुरुक्षेत्र। ठीक है, नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है, तो ये किस पर आधारित है? भारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? विकल्प ए भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को या भक्तिकालीन युग को। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? हाँ जी बताएंगे, इसका सही विकल्प क्या होगा?
शाबाश। सिंह द्वार, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो सिंह द्वार किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार, क्योंकि यहीं से कविता का आरंभ, कविता जो आरंभ हुई थी, कविता में प्रवेश सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है। हिंदी कविता का सिंह द्वार है ये। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताएंगे। ईदगाह, कफन, दो बैलों की कथा या फिर मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताएंगे। क्या नाम है? ईदगाह है, कफन है, दो बैलों की कथा है या फिर मंगलसूत्र है। तो इसका सही विकल्प देखेंगे अधूरा उपन्यास, एक ऐसा उपन्यास जो कि अधूरा रह गया था, ठीक है, वो है मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी की लिखा आखिरी उपन्यास है जो कि पूरा नहीं हो सका था, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो चंपू काव्य किसे कहा जाता है? विकल्प आपके समक्ष हैं। गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को, या फिर गद्य विधा पर आधारित रचनाओं को, या फिर पद्य विधा की पर आधारित रचनाओं को, या फिर श्रृंगार रस पर आधारित रचनाओं को। तो चंपू काव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ये पता भी होना चाहिए चंपू काव्य किसे कहा जाता है। गद्य पद्य की मिश्रित शैली है, या गद्य विधा है, या पद्य विधा है, या फिर श्रृंगार रस पर आधारित है। तो क्या होगा इसका सही विकल्प? बताएंगे, शाबाश। इसका सही विकल्प क्या होगा? चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही विकल्प है विकल्प गद्य और पद्य की मिश्रित शैली को कहा जाता है चंपू काव्य। गद्य और पद्य दोनों विधाओं का मिश्रण जो होता है उसको चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर धर्मवीर भारती, ठीक है। एकांकी के जन्मदाता अर्थात जिन्होंने एकांकी लिखना आरंभ किया था। तो जैसे हम बोल सकते हैं एकांकी के सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखित है, या एकांकी को सबसे पहले एकांकी किसके द्वारा लिखित है, वो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो एकांकी के जन्मदाता हमें बताने हैं कौन हो सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा हमारे पास राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा क्या है? एकांकी के इनको जन्मदाता माना जाता है। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद दोनों को माना जाता है, ठीक है। कोई मानता है कि भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा थे, राम कुमार वर्मा या फिर भुवनेश्वर प्रसाद, इनको माना जाता है। कुछ कहते हैं कि राम कुमार वर्मा थे, कुछ कहते हैं भुवनेश्वर प्रसाद थे, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, विकल्प सी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, या विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हाँ जी, निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो जितने प्रश्न आज की कक्षा में हमने किए हैं बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोलता हूं कि इस कक्षा के साथ समय पर जुड़ा कीजिए, रोज जुड़ा कीजिए। जब भी ये कक्षा होती है, रोज मतलब डेली नहीं होती ये कक्षा, ठीक है। तो जिस दिन भी ये कक्षा होती है तो उस दिन आपको इसके साथ जुड़ना है। नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब आपको नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगी ये कक्षा आरंभ होने वाली है, ठीक है। तो देखें कई बार क्या होता है कि कोई चीज हम जब स्वयं पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़ने से हमें उतना लाभ नहीं होता, चीज हमें समझ में नहीं आती है। परंतु उसी चीज को जब हम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब यहां पर मैं व्याख्या कर रहा हूं, आप व्याख्या सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रह जाती है।
इसी चीज को अगर हमने किताब में से याद करना हो तो कठिनाई हो जाती है, कई बार चीज भूल जाती है, ठीक है। इसलिए आपको यहां पर कक्षा में जब आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ लगेगा। अगर आप नित्य इस कक्षा के साथ जुड़ेंगे, जब भी ये कक्षा होती है नियम से इस कक्षा के साथ जुड़ेंगे तो अब आपको लाभ होगा ही होगा, ठीक है जी। चले, तो निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा 14 फरवरी 1935 को, ठीक है, इसको पूरा किया था। आत्मकथा 1936 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा 1946 में लिखी, ठीक है। यह आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी और 1946 में ही इसको प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर साल 1999 में लिखी थी। तो ये कुछ प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, उसने कहा था, रानी केतकी की कहानी या एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी कहानी की प्रथम, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है या हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? ये हमारे पास प्रश्न है। हाँ जी, बताएंगे। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को याद करने का प्रयास जरूर करें। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, ठीक है। इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी, इन्हें प्रथम कहानीकार माना जाता है। अगर प्रथम कहानी है तो कहानीकार भी तो प्रथम होंगे ना। तो यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी कहानी के या हिंदी के प्रथम कहानीकार किसे माना जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर वही चीज आ गया, किशोरी लाल गोस्वामी को प्रथम जो कहानीकार माना जाता है, ठीक है। इंदु कहानी जो है प्रथम कहानी हो गई। कल को यह भी पूछा इंदु के कहानी, इंदु के कहानीकार कौन है, ठीक है। उसके बाद पहली कहानी के रूप में जाने वाली कुछ और कहानियां, मतलब देखो विचारक यहाँ पर एक मत नहीं है, कुछ तो किशोरी लाल गोस्वामी को मानते हैं और इंदु को पहली कहानी मानते हैं, परंतु अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानियां मानी है। पहला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, कुछ कहते हैं ये प्रथम कहानी थी। माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, इसको माना जाता है। सैयद इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है। और कुछ कहते हैं बंग महिला की दुलाई वाली को प्रथम कहानी, ठीक है। तो ये प्रथम कहानी और प्रथम कहानीकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर विचारक एक मत नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं यहाँ पर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परंतु सर्वमान्य कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी को। अधिकतर जो विद्वान है किशोरी लाल गोस्वामी पर एक मत होते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? विकल्प मैला आंचल, विकल्प भी गुनाहों का देवता, विकल्प सी गोदान, विकल्प डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? चलो शाबाश। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आदिकाल का प्रश्न है, आदिकाल से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि, जिसको राज कवि चंद्रवरदाई को माना जाता है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताएंगे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? वसुधा, साहित्य वैभव, उदंड मार्तंड या अभिनव कदम। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताएंगे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प है उदंड मार्तंड। हिंदी का साप्ताहिक पत्र जो कि सर्वप्रथम पत्र इसको माना जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र जिसको माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। चलो
यहाँ पर हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये वाले प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आपके भविष्य की परीक्षा में जरूर सहायता करेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारी कक्षा के साथ आप जुड़े, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े। जब हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तब आपको जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं पंजाब में, उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो नई नई नौकरियों की नोटिफिकेशन के लिए, नई नई परीक्षाओं की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नियम से इस कक्षा के साथ जुड़ें और निःशुल्क आप अपनी परीक्षा की तैयारी कक्षा के साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। अगर ये कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक करना ना भूलेगा। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।